भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भारत नकली फर्जी दवाओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। एक ऐसा बाजार जहां मुर्दा का भी इलाज किया जाता है, जहां डॉक्टर की दी हुई दवा ही आपकी मौत का कारण बन जाती है, जहां परिजनों को मरीज से तब तक नहीं मिलने दिया जाता जब तक उसका बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। कितनी ही खबरें रोज अखबारों में छपती हैं और कितनी खबरों को मीडिया और अखबारों में जगह नहीं मिलती। इन हेडलाइंस को देखिए। गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल में मुर्दे का इलाज कर रहे थे, परिजनों को मोटा बिल थमा दिया गया। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल में एक शव का ही इलाज करते रहे डॉक्टर, 14 लाख रुपए का बिल बना डाला। बिहार में मृत बच्चे का 3 दिनों तक डॉक्टर करते रहे इलाज। ऐसी कितनी ही खबरें रोज देश के कोने कोने में घट रही होती। सोचिए, आप जरा सी समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको तमाम भयानक बीमारियों के होने की आशंका जता देता है। हल्की सी खांसी होने पर आपको एक्सरे से लेकर सिटी स्कैन और टीवी जैसे महंगी जांच के 20-25 हजार रुपए खपाने पड़ते हैं। हॉस्पिटल का रुख करने पर आप जब भी जाते होंगे तो देखते होंगे कितने गरीब लाचार चेहरे आईसीयू के बाहर बैठे ओपीडी में डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाते हैं। लंबी लंबी लाइन लग रही है। ये मरीज उन दवाओं पर भरोसा कर रहे हैं जो उनके परिजनों की मौत का कारण बन सकती हैं। देश के कोने कोने में बड़े बड़े 5 सितारा सुविधा देने वाले अस्पतालों का हाल यही है। गैर जरूरी टेस्ट क्यों करवा रहे हैं डॉक्टर जिस लैब में टेस्ट करवाने को कह रहे हैं वहां से उसे कमीशन मिल रहा है। ऐसे में मरीज क्या करे? इस तरह की चोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ ट्रीटमेंट देने को मोटी कमाई करने के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट कह रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज में 10% से ज्यादा दवाएं या तो घटिया थी या फिर नकली। एसोचैम की रिपोर्ट कहती है भारत में 25% दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता की हैं। फिर से कुछ हेडलाइंस में आपको दिखाता हूं और सुनाता भी। देहरादून में 7 करोड़ की नकली दवा बेचने वाली कंपनी पकड़ी गई। एसोचैम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत की हर चौथी दवा नकली है। तेलंगाना में करोड़ों की नकली दवाएं बरामद हुई। WHO के अनुसार नकली दवाओं का वैश्विक कारोबार करीब 16,60,000 करोड़ रुपए का है। इन दवाओं का 67% हिस्सा मौत का कारण बनता है। यह तो सिर्फ रिपोर्ट किए गए मामले हैं। असल आंकड़ा इनसे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है? कैसे गली गली में बैठा झोला छाप डॉक्टर गरीब बच्चों बूढ़ों की मौत का कारण बन रहा है और इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। WHO के डॉक्टर फिलिप मैथ्यू एक सेशन में बताते हैं कि इन घटिया और नकली दवाओं पर हर साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। हर साल 70,000 से 17 लाख मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही इलाज के नाम पर नकली दवाएं दी जा रही हैं। फेक एंड काउंटरफीट ड्रग्स इन इंडिया बूमिंग बिज नाम की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में दवाइयों का बाजार करीब 1.2 लाख करोड़ से बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें से करीब 35,000 करोड़ रुपए की दवाइयां नकली या घटिया होती हैं और यह सिर्फ आंकड़ा स्टेबल नहीं रहता। नकली दवाओं का यह धंधा हर साल 33% की रफ्तार से बढ़ रहा है। 2005 में यह कारोबार 30 अरब रुपए का था, लेकिन 2020 तक यह 40 अरब रुपए तक पहुंच गया। यानी दवाइयों के नाम पर जहर का यह व्यापार तेजी से फल फूल रहा है। इस रिपोर्ट में कही गई सबसे शर्मनाक बात तो यह थी कि नकली दवाओं का कारोबार प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स तक भी पहुंच चुका है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली 38% दवाएं नकली थी और ये नकली दवाएं दिखने में असली जैसी ही लगती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी पैकेजिंग और लेबलिंग में छोटी छोटी गड़बड़ियां होती हैं जिससे इन्हें पहचाना जा सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इन्हें कैसे पहचानेंगे? वो नहीं पहचान पाएंगे और नकली दवाओं में अंतर कर ही नहीं पाएंगे। अब समझिए, दवाएं 2 तरीके की होती हैं। एक जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं और जिनका एमआरपी निश्चित होता है। अब समझिए, दवाएं 2 तरीके की होती हैं। एक जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है और जिनका एमआरपी निश्चित होता है, एथिकल दवाएं कहलाती हैं। दूसरी होती है जेनेरिक दवाएं। सबसे बड़ा खेल इन्हीं दवाओं से किया जा रहा है क्योंकि इनका एमआरपी निश्चित नहीं होता है। डॉक्टर केमिस्ट के साथ मिलकर अपना कमीशन सेट करते हैं और जो दवा 150 की बनी उसे 3,000 से 4,000 के एमआरपी लिखकर बेचा जाता है, जबकि यही दवा एथिकली यानी बड़े ब्रांड 600 से 700 रुपए में आपको मुहैया कर देते हैं। सबसे बड़ा खेल जिस मॉलिक्यूल को लेकर हो रहा है वो मैरोपेनम है। डॉक्टर इसे जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं और केमिस्ट जेनेरिक दवा ही आपको देता है।
अब सवाल यह है कि कैसे पता करें कौन सी दवा जेनरिक है और कौन सी एथिकल। तो एथिकल तो सबको ही पता होता है क्योंकि उन पर उनकी ब्रांडिंग होती है। जेनेरिक दवाओं पर कोई ब्रांडिंग नहीं हुआ करती। जी हां, नहीं होती है। अब होती है, फर्जी तरीके से होती है। हम और आप नहीं पहचान सकते कि कौन सी जेनरिक है और कौन सी एथिकल। यानी बड़ा मुद्दा यह है कि जेनरिक दवाओं का एमआरपी भी कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा एक और चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो रहा है और वो ये है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। लीना मेंगोन फेमस लॉयर है जो फार्मास्यूटिकल लॉ पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में एचआईवी के साथ जी रहे लोग जिन्हें एडवांस्ड एचआईवी रोग है, उनका सबसे बड़ा जानलेवा खतरा ड्रग रेजिस्टेंट इंफेक्शन, यानी ऐसा संक्रमण जिसमें दवा असर करना बंद कर देती है। अब कल्पना करें कि ऐसे में यदि दवाएं घटिया या नकली होंगी तो समस्या कितनी अधिक पेचीदा हो जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कामिनी वालिया बताती हैं कि जब किसी बीमारी को पैदा करने वाले बैक्टीरिया दवाओं से मरते नहीं हैं तो इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोधक एंटी माइक्रोक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया अब पुरानी दवाओं से खत्म नहीं होगा और इलाज के लिए नई, महंगी और दुर्लभ दवाओं की जरूरत पड़ेगी। हर साल करीब 50 लाख लोग इसी वजह से अपनी जान गंवाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो 2050 तक यह संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को $100 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेलंगाना में पिछले साल करोड़ों की दवाइयां नकली पकड़ी गई। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में खुलासा हुआ कि ये फर्जी दवाएं बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के नाम से बनी थी। इन दवाइयों में चॉक पाउडर या स्टार्च मिक्स था। इसी तरह अगर कैप्सूल थे और मार्केट में ब्रांड के हिसाब से 1 से 3 लाख रुपए में बेचते थे। पुलिस अफसर बताते हैं कि दिल्ली के कुछ नामी अस्पताल भी इस काले बाजार में शामिल है। पिछले साल क्राइम ब्रांच कैंसर, डायबिटीज और किडनी की नकली और अवैध दवाइयों पर सेंट्रल और ईस्ट जिले के 2 नामी प्राइवेट हॉस्पिटल की छापेमारी हुई। इनके जरिए देहरादून की 3 फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ। 2 फैक्ट्रियों में करीब 8 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की गई। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ज्यादा मात्रा में लेने पर नशा होने लगता है। क्योंकि ये शराब और महंगे ड्रग्स के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं, इसलिए नशेड़ी इनका इस्तेमाल करने लगते हैं। इस वजह से कफ सिरप, पेन किलर्स, डिप्रेशन की गोलियां और मानसिक रोगियों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की खपत तेजी से बढ़ रही है। इसका फायदा दवा कंपनियां भी उठा रही हैं जो एक ही लाइसेंस पर कई फैक्ट्रियां चलाकर धड़ल्ले से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने बताया कि जब वे एक ऐसा ही केस की जांच के लिए देहरादून गए तो वहां एक ही लाइसेंस पर 2 फैक्ट्रियां चलती मिली। इनमें ट्रामाडोल जैसी दर्द निवारक दवाएं और नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरप, कैप्सूल अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। पुलिस और उत्तराखंड ड्रग डिपार्टमेंट की जांच में 8 करोड़ रुपए की ट्रामाडोल समेत कई दवाएं जब्त की गई। जब इनका सैंपल टेस्ट किया गया तो दवाओं में तय मात्रा से कम सॉल्ट मिला। इसकी वजह यह थी कि दवाएं खासतौर पर नशेड़ियों को बेचने के लिए बनाई जा रही थी। ये धंधा नशे के तस्करों के लिए कम खतरा और ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार बन गया है। इसमें फैक्ट्री मालिक, दवा डिस्ट्रीब्यूटर, केमिस्ट तक शामिल है और जो इस अवैध व्यापार से मोटा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन दवा खरीद रहे हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ रहा है। दुनिया भर में करीब 35,000 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवैध रूप से दवाएं बेच रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की कुख्यात बाजारों में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 19 देशों में नकली दवाओं की बिक्री को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई। फेडरल प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमेरिका, डोमिनिक रिपब्लिक और भारत में मौजूदा अवैध दवा विक्रेताओं के एक नेटवर्क ने जानलेवा सिंथेटिक ओपिसाइड को आम दवाओं की तरह पैक करके बेचा। इन नकली दवाओं में ऑनलाइन मेडिकल स्टोर्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे कई मरीजों की जान का खतरा मंडराने लगा। इन नकली दवाओं के ऊपर भी प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर मरीज को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता मालूम नहीं होती है। आप सभी इस लूट का शिकार हुए होंगे। ये रैकेट कैसे काम करता है आइए समझते हैं। आप अगर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो वहां दलाल मौजूद रहते हैं जो मरीज के परिजनों को यह कहकर डराते हैं कि यहाँ सही इलाज नहीं मिलेगा, उन्हें महंगे प्राइवेट अस्पतालों की ओर जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में पहले से ही लूट का जाल बिछा हुआ है। एम्बुलेंस वाले, डॉक्टर को अस्पताल मैनेजर सब इस खेल में शामिल हैं। मैनेजर को पता होता है क्या करना है। मरीज को भर्ती करने के बाद इलाज के नाम पर मोटे बिल बनाए जाते हैं, बेवजह आईसीयू में रखा जाता है और जब तक परिजनों से पूरी रकम नहीं ऐंठ ली जाती तब तक उन्हें डराया जाता है कि मरीज की हालत गंभीर है। रोज के हिसाब से गैर जरूरी सामान, दवाइयों के पर्चे लिख दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में 7 साल की एक बच्ची का इलाज चल रहा था। बच्ची को डेंगू हुआ था। 2 हफ्ते के इलाज के बाद बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल ने परिवार को 16 लाख का बिल थमा दिया। 2 हफ्ते के इलाज के दौरान अस्पताल ने 600 सिरंज,
1600 जोड़े से भी ज्यादा दस्तानों के लिए बिल भरने को कहा। गोरखपुर के एक अस्पताल पर छापा पड़ा तो पुलिस ने देखा कि आईसीयू में एक मरीज को ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा गया था और डॉक्टर कह रहे थे कि उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वह मरीज 2 दिन पहले ही मर चुका था। अस्पताल सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए मरे हुए शरीर का इलाज कर रहा था ताकि परिजन और पैसा देते रहें। ऐसे कई अस्पताल हैं जहां डॉक्टरों की जगह बिना ट्रेनिंग वाले लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों को जानबूझकर गलत दवाएं दी जाती हैं और ऑपरेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। कई बार अस्पताल के पास कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए किसी डॉक्टर का लाइसेंस इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल माफिया का यह खेल हर शहर हर जिले में चल रहा है। लूट इतनी मच चुकी है कि अब इसका अंत होता नहीं दिखाई देता। गायनेकोलॉजिस्ट तो किसी गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी करते ही नहीं है। महिला एक बार एडमिट हो जाती है तो उसे डराया जाता है कि पानी कम हो रहा है, बच्चे के गले में कॉर्ड फंस गई है, जबकि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है। जल्दबाजी में परिजन भी इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। पिछले साल गोरखपुर में पुलिस को कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बारे में खबर मिली जहां इलाज के नाम पर मरीजों को लूटा जा रहा था। इतना ही नहीं, डॉक्टर के नाम पर अनट्रेन्ड लोग मरीजों का इलाज कर रहे थे। खबर मिलने के बाद पुलिस हरकत में आती है और एक शहर के एक अस्पताल पर छापा मारती है। पुलिस जब अस्पताल के आईसीयू में पहुंचती है तो देखकर दंग रह जाती है कि वहां 2 दिन पहले मर चुके एक शख्स को ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसका इलाज किया जा रहा था। या यूं कहें कि वो अस्पताल मुर्दों का इलाज कर रहा था। एक दौर था जब डॉक्टरों को भगवान कहा जाता था। आज उनकी शक्ल में अगर आपको हैवान दिखें तो ये कोई बुरी बात नहीं। इतनी मॉडस ऑपरेंडी बड़ी सीधी सी है इनके एजेंट सरकारी अस्पतालों में छुपे होते हैं। वो कोई वार्ड बॉय पैच, वो कोई वार्ड बॉय हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है। जैसे ही परेशान लोग अपनी मरीज को लेकर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं, ये एजेंट सरकारी अस्पताल से सुविधाएं ना होने का रोना रोते हुए उन्हें डराते हैं और फिर सारा खेल शुरू हो जाता है। अब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अब अगर आप अस्पताल जाएं तो एक बार ये जरूर जानने की कोशिश करें, 2 अस्पतालों में क्रॉस वेरीफाई जरूर करें कि कहीं एक अस्पताल आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा। भारत में मेडिकल फील्ड में दवा, डॉक्टर, बेड, ऑक्सीजन, दस्ताने, सिरंज के नाम पर जो खेल चल रहा है, वो खेल आपके घर की एक एक कमाई को भी बर्बाद कर सकता है और आपकी सेहत को तो कर ही सकता है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके साथ साथ भारतीय न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अवेयर करने के लिए हम ऐसे तमाम टॉपिक लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे भारतीय न्यूज।